जय हिंद दोस्तों। आपको इससे पहले मगध के उत्कर्ष पढ़ा चुके हैं और अभी भी मगध के उत्कर्ष में जो जो शासक हुए और वंश आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बृहदत्त वंश बताया था, फिर हार्यक वंश बताया था, फिर आपको शिशुनाग वंश बताया था और फिर आपको नंद वंश बताया था और अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो सबसे पहले किसी के बारे में जानने के लिए दो तीन चीज कोई ना कोई एक स्रोत होना चाहिए और वह स्रोत क्या होता है? तो या तो पुरातात्विक स्थल होता है, या तो विदेशियों का आवागमन होता है, या तो साहित्य होता है। ठीक है, तो हम आज साहित्य के से इसको हम देखेंगे कि मौर्य वंश का आखिर इसका स्रोत कहाँ से हमको मिला, आखिर ये कैसे आया। और चूंकि इस चैप्टर को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा है, तो इसको हम विस्तार से और धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों एक चीज आपको बताते हैं कि हमें चाहे मंजिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा और जीत हासिल करना ही पड़ेगा। एक इसके लिए छोटा सा आपको शायरी बता दूं, उड़ान तो हमें भरना ही पड़ेगा, उड़ान तो हमें भरना ही पड़ेगा, चाहे गिरना जितनी बार हो, और सपने को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे खुद से लड़ना क्यों ना हो। तो इसी जोश और उत्साह के साथ इस चैप्टर को, इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत साहित्य, सबसे पहले अर्थशास्त्र, जिसको लिखा था किसने? चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं और इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इससे क्या हमें पता चलता है? तो इससे न चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का पता चलता है, न पाटलिपुत्र राजधानी के बारे में पता चलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जो अर्थशास्त्र है यह मौर्य युगीन काल का साहित्य, मतलब उसी समय लिखा गया है। क्योंकि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के गुरु और मंत्री थे, इसलिए माना गया है कि अर्थशास्त्र भी जो है मौर्य युगीन काल का ही साहित्य होगा। दूसरा दोस्तों इंडिका, आपको पता है दोस्तों इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस जो है इसी साहित्य में मिलता है, किसमें? इंडिका में। दोस्तों हमको पढ़ना ऐसे है कि हमारे दिमाग में पूरी तरह छप जाए और साथ साथ ही आपको याद होता चला जाए। अब देखिए मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो लिखा गया है वो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, जिसमें विशल शब्द का उल्लेख मिलता है। और विशल शब्द का मतलब क्या होता है? कि शूद्र जाति। अब कहने का मतलब है ये शूद्र जाति से क्यों माना गया है? क्योंकि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का या मुद्रा राक्षस जो आपका साहित्य, उसका कहना है, उसका मानना है कि इनकी माता जो मुरा थी वो नंद वंश की मतलब धनानंद की जो थी पत्नी थी। लेकिन कोई पत्नी कहता है, कोई उनके दरबार का क्या कहता है, आपको कोई दासी कहता है। तो इसका कोई प्रमाण, पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। तो आइए दूसरा देखते हैं, रुद्रा दामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब ये एक अभिलेख है, इसमें क्या है? चंद्रगुप्त और अशोक के नाम मिलते हैं और साथ ही इसमें सुदर्शन झील का निर्माण जो सौराष्ट्र प्रांत में, उसको चंद्रगुप्त ने मौर्य ने कराया था और इसका पुनर्निर्माण अशोक अपने शासनकाल में किया था, रुद्रदामन अपने शासनकाल में किया था, स्कंदगुप्त ने भी अपने शासनकाल में कराया था। अब एक ग्रंथ देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इन ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल बताया गया है और जैन धर्म के जो भद्रबाहु के ये अनुयायी थे, तथा चंद्रगुप्त ने जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था तो जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण के कर्नाटक में भागे थे, ठीक है, तो उनका जो अनुयायी कहा है उसको क्या कहा गया? तो दिगंबर कहा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जो थे इन्हीं के अनुयायी थे और इन्होंने श्रवण बेला में जाकर तप करके संलेखन पद्धति द्वारा 298 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब इस संलेखन विधि क्या है? तो संलेखन विधि वह विधि है जिसमें कोई बिना खाए पिए व्रत किए हुए अपने प्राण को त्याग सकता है और जिसका जो है जैन धर्म में उसको मान्यता दिया गया है। तो ये थी
हमारे थोड़े मौर्य वंश की जानकारी। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का जो संस्थापक था कौन था। तो मौर्य वंश का स्थापना तो नंद वंश, आपको पता है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और उसके और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध हुआ। और यह युद्ध क्यों हुआ, इसका रीजन था चाणक्य। क्योंकि जब अखंड भारत के लिए युद्ध हो रहा था, जब आपको एक तरफ सिकंदर जब चढ़ाई किया था, तो अखंड भारत बनाने का प्रयत्न किया गया था, और यह प्रयत्न चाणक्य द्वारा किया गया था। जब चाणक्य इनके दरबार में जाते हैं, धनानंद के दरबार में, तो इन्होंने इनको सभा से सरेआम बेइज्जत कर देते हैं, और इनकी शिखा मतलब जो बालों की जो क्या बोलते हैं चोटी खुल जाती है, और ये शपथ लेते हैं चाणक्य ने कि मैं तुम्हारे राज्यपाट का समापन कर दूंगा, और यहाँ पे एक योग्य शासक को बैठाऊंगा, और जब तक नहीं बैठाऊंगा तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और इन्होंने ऐसा ही किया, जो युद्ध का कारण बना। और धनानंद मतलब नंद वंश का शासक जो धनानंद था, उससे युद्ध हुआ, और युद्ध में धनानंद पूरी तरह घायल हुआ, पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त किया। और उसके बाद चंद्रगुप्त को एक योग्य शासक को मौर्य वंश का स्थापना किया, कहाँ, पाटलिपुत्र में, तथा अपने साम्राज्य की मंत्री चाणक्य को घोषित किया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका शपथ था कि नंद वंश का समापन कर देना, उन्होंने समापन किया। और यही चाणक्य जो था मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हुआ करते थे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों। और जन्म इनका जो है 345, तो बहुत आसान है याद करना, 3 4 5। और यही 3 4 5 आपको पता है कि बिहार की लंबाई होती है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बिहार की, तो 3 4 5। हमेशा क्वेश्चन को जोड़ के पढ़िए ताकि एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन याद रहे। तो इनका जन्म 3 4 5 बीसी में होता है। और माता वही मूरा जो नंद के दरबार में दासी होती है, कुछ लोग दासी कहते हैं, कुछ लोग धनानंद की पत्नी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र बनाया, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह आज की बात की जाए तो पटना शहर स्थित कुम्हरार में यह जगह स्थित है। और इसकी 2 पत्नी, एक दुर्धरा जो स्वयं धनानंद की बहन थी, और दूसरा हेलेना जो सेल्यूकस की बेटी थी। अब आगे इसके बारे में देखेंगे ये शादी। आपको एक बात पता है कि आखिर ये युद्ध कैसे संभव हो पाया, क्यों जीत पाया, क्योंकि ये दुर्धरा का जो था चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेम था, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध में काफी सहायता की, जिसके कारण ये युद्ध जीतना संभव हो पाया। अब इनका अन्य नाम देख लेते हैं, जिसमें सेंड्रोकोटस जो एस्ट्रेबो, अब याद करने का तरीका देखिए, एस्ट्रेबो सेंड्रोकोटस, एलियन जस्किन, एंड्रोकोटस एपियंस, ए से एंड्रोकोटस, ए से एपियंस, और प्लूटार्क इन्होंने यह नाम दिया। और तीसरा देखिए तो सेंड्रोकोप्टस जो निर्याकस ने दिया, इसके अंत में भी स है, इसके अंत में भी स है, सेंड्रोकोप्टस। तीनों नाम चंद्रगुप्त के हैं। सर विलियम जोन जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में सिद्ध किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी क्या था, तो एक आपका समूह या संघ बोल सकते हैं, वो था एक संस्था था, ठीक है। अब देखिए चाणक्य द्वारा तैयार किया गया जो सेना, और चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया, लेकिन जो पहला आक्रमण किया उसमें इनको हार प्राप्त हुआ, इन्होंने मूर्खता किया। और इसकी जो कहानी जो है वो बौद्ध धर्म महाबोधि वंश में इससे संबंधित एक कहानी है। महाबोधि वंश जो है बौद्ध धर्म का एक शास्त्र है, और उसमें कहा जाता है कि एक लड़का जो है, जो आपने रोटी देखा होगा, फूली हुई रोटी को बीच से फाड़ कर, और जब फाड़ता है फूली रोटी को तो उसके हाथ बार बार जलते हैं। तो उसकी माँ गुस्सा में कहती है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कहने का मतलब है कि आप अचानक उस पर लड़ाई क्यों कर रहे हो, उसको क्यों मगध पे चढ़ाई कर रहे हैं। रोटी को साइड से पड़िए तो हाथ कम जलेगा, लेकिन बीच से पड़ेगा तो हाथें जलेंगी। वही कर रही हैं कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, कि सीधा ही मगध पे आक्रमण किया था। तो
कहानी आपको पता चल गया कि क्या कहानी था कि एक लड़का जो था बीच से रोटी फाड़ रहा था, उसकी हाथें बार बार जल रही थी। उसकी माता ने डांट कर बोला कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसी से शिक्षा प्राप्त करके प्रेरित होकर पंजाब और सिंध दोनों को पहले जीता। मतलब मगध को जीतने का ख्वाब छोड़कर सबसे पहले पंजाब और सिंध को जीत लिया, जहां पे आपको तक्षशिला और पोरस जहां का राजा हुआ करता था पंजाब का। अब मगध का विजय धनानंद को हराकर, इसको देखिए उसके बाद मगध का विजय हुआ तो वही नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। सेल्यूकस से एक युद्ध हुआ। अब देखिए सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। और सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का जो शासक था, जो अपने हाथ में शासन को ले लिया, वो था सेल्यूकस। और चंद्रगुप्त का चूंकि संपूर्ण भारत पर विजय का जो स्वप्न था, वो स्वप्न को इसने पूरा करने की ठानी। और उसी ने जो है सिंध और पंजाब, सिंध के मतलब सिंधु नदी किनारे उसने आक्रमण किया। और वहीं पे आपको कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बुरी तरह हार दिया। और इनके हारने के बाद इसने 3 संधि किया। क्या क्या किया, तो मुख्य मुख्य संधि हेरात, कंधार, कमरान, काबुल चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। साथ ही अपनी पुत्री की शादी हेलेना की भी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया। और तीसरा अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। अब आपको याद करने का तरीका क्या है, तो ये तो आपको जगह है, मान लीजिए कि अगर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ देंगे, तो ये हेरात, कमरान, कंधार, काबुल दे दिया। और साथ ही मेगास्थनीज को भेज दिया कि भैया हमारा बेटी के देखत रही, अब कहीं दुष्ट के घरे भेजवन के हमारी बेटी के मार ना दे, परेशान ना कर दे, इसलिए उसने मेगास्थनीज को वहां पे भेजा। ठीक है, अब एक चीज आपको याद करने बात है, साथ ही यहाँ पे चंद्रगुप्त ने भी एक उपहार दिया, क्योंकि सेल्यूकस को हाथियों से बहुत प्रेम था। और यहाँ की तो फिर क्या किया चंद्रगुप्त ने उनको 500 हाथी दान में दे दिया। अब ये रहा चंद्रगुप्त के बारे में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक बेटा था, जो योग्य बेटा, वो था बिंदुसार, जिसका शासनकाल 298 बीसी से लेकर 273 तक रहा। अब 98 100 से कितना कम है, 2, तो 2 8 9 याद कर सकते हैं आसानी से, मुझे उम्मीद है। तो यूनानियों ने इन्हें अमित्रघात कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। और इसी डायमेकस को कहा जाता है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी। तो याद रखिएगा। उसका देखिए, तो बिंदुसार ने निम्न वस्तु की मांगे की, किससे, एंटियोकस से। क्या, अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। इसमें अंगूरी मदिरा और अंजीर तो दे दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं दे पाया। साथ ही मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को भेजा। अब देखिए, जो मिस्र के शासक टॉलमी था द्वितीय, उसने किसको भेजा था, डायनोसिस को भेजा। इसने डायमेकस को भेजा था, इसने डायनोसिस को, किसने भेजा था, तो टॉलमी द्वितीय। यहाँ पे कौन था, तो एटियोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा था। और यहाँ पे किसने, टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा था। ठीक है, और यही पे कहा जाता है कि तक्षशिला में क्या है, वहां के अमात्यों के बीच विद्रोह हुआ। अब विद्रोह को दबाने के लिए, चूंकि बड़ा पुत्र सुसीम था, तो उसको इनको परीक्षा लेने के लिए क्या किया, बिंदुसार ने उसको भेजा। और वो वहां के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। फिर पुनः उसने अशोक को भेजा, और अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। उसके पश्चात यहाँ पे बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। और चूंकि उत्तराधिकारी का योग्य चुनाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपस में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। फिर उसमें अशोक क्या करता है, अपने 99 भाइयों को मार देता है। 99 भाइयों में एक सुसीम भी था, क्योंकि जब उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है तो इनको खुद ही नहीं पता था कि हमारे कितने भाई हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी शादी कर रखी थी। तो भाई मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मैं भी तुम्हारे 10 लोग इधर से आना, बस कटवाया क्या था, वही कुम्हार कुआं में डाल दिया है।
और वहां का शासक कौन बन गया? अशोक, जो 269 बीसी से लेकर 332 बीसी। अब देखिएगा यहाँ 4 साल का अंतर है, तो यही 4 साल उनका विद्रोह युद्ध चलता रहा। किसका? उत्तराधिकारी का। अशोक को अभिलेख में प्रायः देवा नाम प्रिया कहकर संबोधित किया गया, मतलब देव के जो प्रिय होते हैं उनको ये कहकर संबोधित किया गया है उन्हीं के अभिलेख में। और अपना राजस्व पे 99 भाइयों को मारकर किया था। कालिंग विजय, अब इसके बारे में देखें। कालिंग विजय 261 बीसी में। आखिर कालिंग विजय क्यों जरूरी था? तो जब नंद वंश का समापन हो गया तो कालिंग भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इस पे फिर किसी ने आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अशोक ने सुरक्षा की दृष्टि से यह सोचा, अगर हम कालिंग को जीत जाते हैं तो स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग में कोई बाधा नहीं होगी। अब कालिंग क्या है दोस्तों? तो अगर आप भारत की नक्शा में उड़ीसा को जानते हैं, भारत की नक्शा देखिए, ये रहा अगर भारत की, ये रहा अगर भारत का नक्शा, तो ये रहा उड़ीसा आपको। अब ये जो उड़ीसा है, तो यहां से क्या हम इधर दक्षिण की तरफ इधर समुद्री मार्ग में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे मेरा राजपथ नहीं है, और इधर स्थल मार्ग में भी रुकावट हो सकता है। इसीलिए जो है कालिंग विजय करना जरूरी था। तो वही क्या अशोक ने कालिंग विजय 261 में किया, और वहां पे पूर्णतः नरसंहार किया। और नरसंहार करने के बाद उसके मन में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो विजित प्रदेश थे, लिखना है ना, देखिएगा कि इस युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्टों को देखकर अशोक बहुत ही दुखी हुआ। तत्पश्चात युद्ध का त्याग कर अस्त्र शस्त्र त्याग दिया तथा दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। धम्म विजय क्या है? तो शांति नीति है। और एक कहानी ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक को क्या हुआ, जंगल में जब गए थे तो एक लड़की से प्रेम हुआ जो कालिंग की राजकुमारी थी। तो जब इनसे पूछी कि आप कौन है, तो इन्होंने बताया मैं मगध का शासक, मगध का राजा हूँ। तो उसने बोला मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि कालिंग का यह नियम है, जो कालिंग के निवासी उन्हीं से मेरी शादी होगी। अब इन्होंने क्या किया? युद्ध किया कालिंग में, और कालिंग में सबको छप 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 मारते गया। और अंत में वो लड़की भी युद्ध कर रही थी, क्योंकि वहां की लड़कियां भी युद्ध करती थी, और उन्होंने नकाब ढाक रखा था, उसकी भी जब गर्दन कटी तो उन्होंने देखा तो क्षमा चाहूंगा दोस्तों, अस्त्र शस्त्र और त्याग दिया। तो यहीं से इनके हृदय परिवर्तन हुआ, और इसीलिए अशोक को देवा नाम प्रिय दिया गया। इसके बाद इन्होंने धम्म नीति को अपना लिया, और अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन नामक नगर भी अशोक ने ही बसाया था। इस प्रकार इनके राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हो गया। अब देखिए धर्म प्रचार, क्योंकि अब ये क्या है, धम्म की तरफ अग्रसर हो रहे थे, तो धम्म एवं शांति का मार्ग अपना लिया। दीक्षा किससे लिया था? तो उपगुप्त से। इसका उल्लेख कहाँ है? तो 13वीं अभिलेख में, ठीक है। और साथ ही तृतीय जो बौद्धिक संगति हुई थी वह 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और उस समय का राजा कौन था? तो अशोक था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब लास्ट इसका जो शासक रहा व्यद्रथ 185 बीसी में, अंतिम मौर्य शासक, जिसकी हत्या कौन किया? तो पुष्यमित्र शुंग वंश का था, पुष्यमित्र ने किया था, जो मौर्य वंश का सेनापति था। और चूंकि एक अयोग्य शासक था इसलिए इसकी ये हत्या कर दिया, और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश या ब्राह्मण वंश की स्थापना किया। और ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। दोस्तों आज हम लगभग जो है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि यहाँ का प्रशासन कैसा था, यहाँ का राजतंत्र कैसा था,
यहाँ की कलाकृति कैसी थी, तो वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको इससे कोई भी संबंधित क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको उसको जरूर ही रिप्लाई देंगे। आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं इतना इसलिए लिखता हूँ कि आप एक नोट्स बनाकर और कंप्लीटली आप घर पे बार बार रिवीजन करके उसका अध्ययन करते रहें। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।